हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है हमारी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन मेंस के लिए साइंस और मैथ्स की जो क्लासेस हैं आपको जो भी मिल रही हैं, उनसे आपका कंटेंट डे बाय डे बेहतरीन हो रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा और आपके कंसेप्ट्स, आपके डाउट्स और आपके बहुत पुराने डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, जिनको आप लंबे समय से पाले बैठे थे। बहुत सारे टीचर्स की क्लास देखी, बहुत सारे अच्छे नामी टीचर्स को पढ़ा, लेकिन वो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन पर किसी ने ना काम किया और ना आपकी वो समस्याएं सॉल्व हो पाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर्स को चीजें नहीं आती हैं, बट जिस नजरिया उनका जिस विस्तृत लेवल पर, जिस ब्रॉड लेवल पर पहुंच चुका होता है, बच्चों की छोटी छोटी समस्याएं उन्हें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो ये समस्या आती है जिसके कारण बच्चे ग्राउंड लेवल पर चीजें सीख नहीं पाते, अक्सर रटते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने 2 टॉपिक पढ़े, दोनों ही टॉपिक्स में आपने बेहतरीन कंटेंट को रीच किया होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि उसके बाद आपका केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बहुत हद तक बदला होगा। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की बात करें, वहां पर जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मिक्सचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या है, मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, विद एग्जांपल मैंने चीजें आपके सामने रखी है। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को जिस लेवल पर और जिस रिदम और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्रेजेंट किया आपके, वो बहुत यूनिक है। वो आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसने उस कंटेंट को देखकर और केमिस्ट्री की अपने उलझनों को सॉल्व ना किया हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छे अच्छे धुरंधरों को लिखना नहीं आता, चुटकियों में आपने सीखा होगा। और अब जो टॉपिक आगे है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको फील होगा कि आप एक टॉप लेवल साइंस, एक देसी लैंग्वेज में, एक बहुत ही सिंपल भाषा में आप बड़ी उलझनों को सॉल्व कर रहे हो, है ना। कि आप मतलब सोचेंगे कि पीरियोडिक टेबल जैसी चीज को इतना सटीक तरीके से दिमाग में बिठाया जा सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा और आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैंने अपने आप को बहुत तैयार किया है ताकि मैं मेरी बातों को एक एवरेज, एक बिलो एवरेज बच्चे के माइंड में मैं कैसे बिठा पाऊं। ये पिछले 2 टॉपिक्स में किया है, इस टॉपिक में भी करेंगे और आगे के हर टॉपिक में इस चुनौती को पार करेंगे। और आप देखेंगे कि आप केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो, आप कितने बढ़िया तरीके से चीजों को देखना चालू करेंगे। आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, सिलेबस में मेंशन हो नहीं हो, यह टॉपिक पढ़े बिना केमिस्ट्री अधूरी है बॉस। इसको पढ़ेंगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, उनका कैटेगराइजेशन, कैसे प्रॉपर्टीज बदलती है, कैसे साइज बदलती है, कैसे डेंसिटी बदलती है, कैसे मेटलिक प्रॉपर्टीज, कैसे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस तरीके से आपको मैंने कह दिया 47 नंबर का एलिमेंट कहां है, चुटकियों में बताओगे आप, वो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो देखना बिंदास तरीके से, बड़ा मजा आपको आएगा। YouTube पर सब कुछ फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, हमें तो सर पेड बैचेस में ही जाना है, हमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चाहिए, क्लासेस ढूंढनी नहीं है, इंतजार नहीं करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए जयदीप सर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है अभ्यास मैथ्स, अभ्यास मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अभ्यास मैथ्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर आपको कोर्सेज वाले फोल्डर में, ऑल कोर्सेज वाले फोल्डर में आपको एक मैथ साइंस का कॉम्बो बैच देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। मैथ्स और साइंस का स्पेशल कॉम्बो बैच है ये, कंप्लीट, है ना, और वो भी शिक्षक ग्रेड 3rd लेवल 2 के लिए। नेक्स्ट आगे बात अगर हम करें तो शिक्षा साथी बैच जयदीप सर का ओनली मैथमेटिक्स का, और एक स्पेशल साइंस का कोर्स जो बच्चे स्पेशल मैथमेटिक्स या स्पेशल साइंस चाहते हैं उनके लिए। बाकी बिंदास, इस बात को दिमाग में ही मत लाना कि पेड़ में नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा, अपना सब सेम है, ईमानदारी से काम करते हैं और हर बच्चे के साथ न्याय करने का विचार रखते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा ऐसा ना महसूस करे कि यार जयदीप सर का, पाठक सर का कंटेंट थोड़े पैसे होते तो मिल जाता, पैसे नहीं है, नहीं भाई तू भी पढ़ेगा, है ना, सब पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है, और बेहतरीन पढ़ेंगे, क्लियर। तो मस्त होकर पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। हम लोग एक क्रांति लाने के लिए यहां पर हैं। क्रांति, क्या क्रांति? नॉलेज, भर भर कर नॉलेज, बढ़िया नॉलेज, सटीक नॉलेज, भर भर कर सिलेक्शन, और स्वार्थ बहुत कम। होता तो सबका है, हमारा भी है कि हमें नाम मिले, पहचान मिले, दुआओं में बच्चे याद करें,
है ना। ये तो स्वार्थ है, बिना स्वार्थ का तो कुछ नहीं, लेकिन एक स्वार्थ ऐसा होता है जो दूसरे को नुकसान कर जाता है ना। हमारा वो कंसेप्ट नहीं है, हम केवल बच्चों को अच्छा कंटेंट, अच्छी शिक्षा, घर घर शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, और बच्चों से बदले में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे कम्युनिटीज पोस्ट पर, और जब भी मिल जाएं कहीं पे भी तो उनसे प्यार, सम्मान और दुआएं। बस पढ़िए बिंदास, वीडियो आपके सामने आ रहा है, चलिए आइए। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ लिया था। और पीरियोडिक टेबल दोस्तों बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट की कि पीरियोडिक टेबल का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे टेबल बनी, स्टार्टिंग में तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरह स्टार्ट हुआ और किस तरह उसका डेवलपमेंट हुआ। ये बातें हमारी जो है वो पिछले लेक्चर में हुई थी। मेंडलीव ने जो टेबल बनाई वहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। मेंडलीव के प्लस पॉइंट क्या थे, मेंडलीव की जो टेबल थी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, और मेंडलीव के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो वो था समस्थानिकों का प्लेस, आइसोटॉप्स को कहां रखें, इसका मेंडलीव के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो जैसा कि पढ़ा चुका मैं कल कि भाई जो आप डॉबराइनर से लेके और मेंडलीव तक उन्होंने पीरियोडिक टेबल या जो तत्वों का वर्गीकरण किया, जो क्लासिफिकेशन किया, उसका आधार था एटॉमिक वेट, परमाणु भार। और क्योंकि सभी समस्थानिकों का, सभी आइसोटॉप्स का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह रखना जरूरी पड़ रहा था, इसलिए उनको आप एक जगह नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, जबकि वो एक ही एलिमेंट, जबकि वो एक ही तत्व की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एटॉमिक वेट अलग अलग होने के कारण और पीरियोडिक टेबल का आधार बेस एटॉमिक वेट ही होने के कारण हमें उनको एक जगह रखने में दिक्कत हो रही थी, हमें उन्हें अलग अलग रखना पड़ रहा था। इस बात को सॉल्व किया मोजले ने। देखिएगा, तो यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोजले 1913। दोस्तों मोजले ने क्या किया, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। तो मोजले ने जो नियम दिया उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। और आधुनिक आवर्त नियम में मोजले को ज्यादा दिक्कत नहीं आई, ज्यादा तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ी, बहुत आसानी से मोजले ने नई पीरियोडिक टेबल बना दी, आधुनिक आवर्त नियम। देखिए भाई, मोजले को यह बात समझ आ गई कि मेंडलीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या मेंडलीव जो है वो दिक्कत क्या कर गया, ये मोजले को समझ में आ गया। मोजले को समझ में आ गया कि भाई आइसोटॉप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चूंकि परमाणु भार के आधार पर टेबल को जमाया मेंडलीव ने, और सभी समस्थानिकों का जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, वो अलग अलग है, इस वजह से मेंडलीव फेल हो गए। मोजले को समझ में आया कि अगर पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाएं, अगर हम पीरियोडिक टेबल का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक बना दें, तो सभी समस्थानिक जो होते हैं एक तत्व के, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं, उन सबका एटॉमिक नंबर एक होता है। एटॉमिक नंबर एक होता है तो उनको एक ही नंबर पे रखा जा सकता है, आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये बड़े आसानी से मोजले इस नब्ज को पकड़ गया और मोजले ने पीरियोडिक टेबल नई जनरेट कर दी। क्या बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के दौरान, क्या बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कुछ नहीं किया, केवल एटॉमिक वेट नाम हटा के और एटॉमिक नंबर कर दिया। ठीक है, क्या बोला गया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic functions of their
एटॉमिक नंबर्स, यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ की जो भौतिक और रासायनिक जो कह सकते हैं विशेषताएं हैं, पदार्थ की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो उस पदार्थ के एटॉमिक नंबर के आधार पर डिफाइन होती है, उस पदार्थ के एटॉमिक नंबर के बेस पे चेंज होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये जो है ठीक है, वन सेकेंड, पैनल पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, ऐप में जो नोटिफिकेशन आते हैं उनमें से वीडियो हटा देते हैं। वीडियोस जो जो अपलोड हो चुके हैं वो वहीं पे रहेंगे, और पैनल पीडीएफ्स भी मैं इंश्योर करता हूं कि आगे से आपको पैनल पीडीएफ्स भी डे बाय डे मिलेंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं ले आप। ओके, चलिए अब आइएगा। तो मोजले ने 1913 में 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम दिया। इन्होंने जस्ट मेंडलीफ की जो कमी थी उसको सुधार दिया। ठीक है, और सुधार के इन्होंने क्या कहा कि भाई समस्थानिक जो है, आइसोटोप जो है, ठीक है, उनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, और एटॉमिक वेट के आधार पर जमाओगे तो अलग अलग जगह रखना पड़ेगा, मजबूरी है, जबकि वो एक ही एलिमेंट है, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग सेम है। लेकिन जैसे ही मोजले ने कहा कि रखो परमाणु क्रमांक के आधार पे, देखो फिर देखो मजा लूटो, तो इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर के आधार पे। इमेजिन दैट कि आपके पास है कार्बन 6C12, 6C13 एंड 6C14। अब बेटा गौर करो इस बात पे कि अगर एटॉमिक वेट के आधार पे जमाओगे तो इसको 12 नंबर पे, इसको 13 पर, इसको 14 पे, होने को तीनों कार्बन है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग जगह ना, हमारी मजबूरी है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर के आधार पे रखोगे, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखोगे तो 6 6 6, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे उन सबकी लोकेशन एक ही होगी, यानी कार्बन के जितने भी समस्थानिक होंगे उन्हें कार्बन 6 पे रखा जाएगा। ठीक है, आपके हाइड्रोजन के जितने समस्थानिक होंगे उन्हें हाइड्रोजन 1 पे रखा जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सभी आइसोटोप्स का सेम होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर के आधार पे जब पीरियोडिक टेबल बनी, तब जाके पीरियोडिक टेबल में परफेक्शन, पीरियोडिक टेबल में एक तरीके से परफेक्ट होने की ओर पीरियोडिक टेबल की यात्रा बढ़ी। तब जाके लगा कि हां, अब पीरियोडिक टेबल में कोई खास ड्रॉबैक नहीं है, कोई खास कमी नहीं है, और आज तक हम वही पीरियोडिक टेबल पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, छोटे मोटे एक्सेप्शंस, छोटे मोटे अपवाद हैं, वो चलते हैं। केमिस्ट्री अपवादों का विषय है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, तो मोजले ने एक काम किया, अब हमें डिटेल में मोजले की टेबल को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि यहां तक की बात आप समझ पाए हैं। इसके आगे की जो कहानी है मैं अब आगे लेकर चल रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। अब मोजले ने क्या किया, मोजले ने जो टेबल बनाई, मोजले ने जो टेबल बनाई उसमें जो डिस्कस किया था कल भी कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें ग्रुप कहा गया था मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है, क्लियर? हिंदी में कहते हैं स्तंभ या समूह। इनको मोजले ने एक नाम और दे दिया, वर्ग। बात वही है, ग्रुप, लेकिन समूह, स्तंभ, और मोजले ने वर्ग नाम और दे दिया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, जो क्षैतिज रेखाएं थी, उनका नाम जो था वो वही है आवर्त, पीरियड। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 तो पीरियड हैं और 18 क्या है बेटा, ग्रुप हैं। 7 पीरियड एंड 18 क्या है बेटा, ग्रुप है ना। मोजले की जो आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 9 क्या थे, समूह थे, 9 ग्रुप्स थे। यहां पे 7 पीरियड है और 18 क्या है, यहां पे ग्रुप्स है, 18 वर्ग है या 18 समूह है, 18। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब हम समझते हैं कहां कहां कितने कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद आगे की बात जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो 7 पीरियड हैं उनके बारे में मैं समझाता हूं। 7 पीरियड जो 7 आवर्त हैं, इनके बारे में बात करते हैं। 7 आवर्त, एक एक स्लाइड पे आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देखिएगा। देखो 7 पीरियड में पीरियड नंबर 1, आवर्त संख्या 1, पीरियड 1 जो होगा इसकी बात करेंगे, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6 एंड 7। कितने हो गए भाई, 7। अब इनमें समझना, जो पीरियड 1 है
इसमें केवल दो एलिमेंट हैं, इसमें केवल दो तत्व हैं। दो तत्व भी कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना दोनों ही अधातु हैं, दोनों ही नॉन मेटल हैं। दोनों ही अधातु हैं और दोनों ही क्या है? नॉन मेटल हो गए, अधातु हो गए। तो याद रखिएगा कि जो पीरियड नंबर 1 है उसमें एक भी मेटल नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है ये कि पीरियोडिक टेबल का ऐसा आवर्त बताइए, आवर्त सारणी का ऐसा आवर्त बताइए जिसमें कोई भी धातु नहीं है। तो वो यही है। इसके बाद के सब में क्या होंगे? मेटल्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा केवल दो एलिमेंट्स हैं, तो इस आधार पर इसे अति लघु आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी स्मॉल पीरियड। अति लघु, वेरी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या वेरी स्मॉल। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? ओनली दो। पीरियड नंबर 2 और 3 इसमें कितने कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। इनको बोलेंगे लघु आवर्त। क्या बोलेंगे? लघु, स्मॉल पीरियड या शॉर्ट पीरियड। 4 और 5 इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। 18 एलिमेंट है तो इन्हें बोला जाता है दीर्घ या लार्ज। दीर्घ या लार्ज बोला जाता है। और जो पीरियड 6 और 7 है इसमें 32 एलिमेंट है, तो इन्हें बोला जाता है अति दीर्घ या एक्स्ट्रा लार्ज। अति दीर्घ या एक्स्ट्रा लार्ज। जो लास्ट जो अपडेटेड एनसीईआरटी थी, ठीक है, जो लास्ट अपडेटेड एनसीईआरटी थी उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं चलता हूं पहले बैक। हाँ, मोजले ने जो टेबल बनाई इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मोजले की टेबल में 114 एलिमेंट जो है एनसीईआरटी ने 114 एलिमेंट जो है लास्ट अपडेटेड एनसीईआरटी ने बताए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में 118 एलिमेंट आज की डेट में खोजे जा चुके हैं। तो आप 118 पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटीज है वो थोड़े समय से अपडेट नहीं हुई है। ठीक है। तो मैं दोबारा समझा देता हूं कि मोजले ने कहा कि भाई जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है? वर्ग हैं, है ना। उनको समूह कहा था मेंडलीफ ने, उनको वर्ग नाम और दे दिया। इनकी संख्या 9 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18 मोजले ने। और पीरियड कितने थे? 7। ठीक है। तो 7 पीरियड और 18 क्या है? ग्रुप है ना। इसमें 114 एलिमेंट की बात करी थी एनसीईआरटी जो लास्ट अपडेटेड है, लेकिन 118 एलिमेंट एक्चुअल में खोजे जा चुके हैं और कई बुक्स में अपडेट भी किए जा चुके हैं। 118 तक एलिमेंट्स का नाम भी रख दिया गया है। 118वां जो एलिमेंट है उसका नाम है ऑर्गेन्सोन, है ना। तो वहां तक नोमेनक्लेचर भी हो गया है। तो अब आप 118 की बात करिए। उसके बाद बात की पीरियड 1, जो आवर्त संख्या 1 है उसमें केवल दो तत्व हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों ही आपके क्या है? नॉन मेटल हैं। ठीक है। दोनों ही आपके अधातु हैं। इसीलिए कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल का अकेला ऐसा पीरियड है, आवर्त सारणी का अकेला आवर्त है जिसमें मेटल नहीं है, जिसमें कोई धातु नहीं है, वो है आवर्त संख्या 1। ठीक है। और ये बहुत छोटा है क्योंकि दो एलिमेंट है, इसलिए इसको बोला एक्स्ट्रा स्मॉल या वेरी स्मॉल। पीरियड नंबर 2 और 3 में 8 एलिमेंट आएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है स्मॉल पीरियड। पीरियड नंबर 4th एंड 5th में 18 होंगे, इसको बोलेंगे लार्ज। और पीरियड नंबर 6th एंड 7th में 32। अब देखो समझना, जो 7वां आवर्त था इसको एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। 7वें आवर्त को इनकम्प्लीट लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अपूर्ण लिखा हुआ था 7वें आवर्त को एनसीईआरटी ने। क्यों लिखा हुआ था? क्यों? क्योंकि 114 जो एलिमेंट्स थे और जो 118 हो गए, तो वो जो 4 थे ना उनके लिए जगह छोड़ी हुई थी एक्चुअल में। ठीक है। तो वो इनकम्प्लीट था, लेकिन एक्चुअल में अब ये क्या हो गया है? एक्चुअल में वास्तविकता में ये अब क्या हो चुका है? कंप्लीट। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी में अपूर्ण आवर्त कौन सा है और वहां पे आपको 4 पीरियड ऑप्शन में दे, तो आप पीरियड नंबर 7 को इनकम्प्लीट पीरियड डिनोट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? अपूर्ण आवर्त जो है आप उसे बताएंगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन हमारा जो है हमारा उत्तर जो है गलत माना जाता है तो हम एनसीईआरटी जो है वो बंदे के मुंह पे फेंक के मारेंगे, उसको बोलेंगे कि ये देख जो तुमने हमें पढ़ाया है वही हमने किया है। ठीक है। और उसको मानना पड़ेगा, दैट विल बी वैलिडेट। ठीक है। तो लीजिएगा यहां तक का स्क्रीनशॉट, किसी को कोई दिक्कत? पीडीएफ जो अभी आपको मिल रहे हैं उनमें जो पैनल पीडीएफ्स हैं उनको तो आप प्रिंट भी करा पाओगे, उनमें ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन जो रिटन नोट्स की पीडीएफ है उसमें शायद अभी डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो भी कल से आपको पुरानी पीडीएफ्स में भी और आने वाली पीडीएफ्स में भी सब में डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये सारी चीजें टेंशन करने की नहीं है, आप बस एक बार बोल दिया करो, द थिंग्स विल बी सॉल्व्ड। ठीक है। क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है ना। तो कंटेंट हमारे हाथ में है,
साथ में साथ ऐप का मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, आपके हाथ में पढ़ना। आप पढ़िए, डाउट क्लास में आता है वो आप पूछिए, बाकी चीजों की चिंता मत लीजिए आप, ठीक है। आप हमारी टीम को भी एक बार मैसेज कर देंगे या मुझे भी मैसेज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। ये हो गए कितने, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत चीजें आएंगे समझने की। देखो आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बहुत ध्यान से समझना इस बारे में, ठीक है। एस, पी, डी, एफ, क्लियर। देखना, मैं आपको वो चीज समझाने जा रहा हूं जो चीज मास्टरों को नहीं समझ में आई अब तक, ठीक है। वो चीज समझाने जा रहा हूं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आज की डेट के हिसाब से मैं बात करूं तो कितने ब्लॉक्स, 4। बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को बांटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सबसे पहली बात तो ये, कैसे पता चलेगा सर हमें कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व किस ब्लॉक में आएगा? हाउ विल वी नो, हम कैसे जानेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना सिखाया, बताया था बाकायदा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो लास्ट ही लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में, जिस सबसेल में भरा जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जा रहा है, वो तत्व उसी ही ब्लॉक का मेंबर होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। लाइक सोडियम 11, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है? एस में। तो सोडियम एस ब्लॉक का मेंबर होगा 101%। एक हीलियम है जो अपवाद है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। हीलियम को आना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन हीलियम एस ब्लॉक में नहीं आता, हीलियम पी ब्लॉक में आता है। ये एक एक्सेप्शन है, रीजन है इसका, क्योंकि हीलियम को पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 में अक्रिय गैसों के साथ, इनर्ट गैसेस के साथ रखना था, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इस वजह से ये नियम जो है, ये इसका एक्सेप्शन निकला। बाकी आपके पास कहीं पर भी पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आ जाए वो तत्व उस ही ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इसी आधार पर भरे गए हैं। और आगे आइए, थोड़ा दिमाग को खोलना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर ये कैसी केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब टॉपिक को फिनिश करूंगा ना, आपके दिमाग की बहुत सारी गुत्थियां सुलझी हुई होंगी। देखना, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक, अब देखो ग्रुप कितने हैं बेटा? ग्रुप है अपने 18। तो एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये किस में आते हैं? एस ब्लॉक में, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अच्छा, आपको याद हो तो मुझे बताओ, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर बाहरी विन्यास S1 आ रहा है तो ग्रुप 1 का मेंबर होगा बच्चों, और बाहरी विन्यास S2 आ रहा है तो ग्रुप 2 का मेंबर होगा। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है तो एस ब्लॉक का मेंबर है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, एस में इलेक्ट्रॉन भी 2 आते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो ग्रुप 1 का मेंबर होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो ग्रुप 2 का मेंबर होगा। मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल से, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले आउटलाइन बना लो। अब देखिए, जो आपका एस ब्लॉक है, डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे इसको, पहले मैं थीम बना रहा हूं। एस ब्लॉक में 13 तत्व आते हैं बच्चों। कितने तत्व? 13। 13 में से 12 जो है ना वो मेटल है। 13 में से 12 तत्व क्या है? धातुएं हैं। लेकिन एक तत्व यहां पे जो है वो नॉन मेटल है और वो अधातु है, और उस अधातु का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें मोस्टली क्या है? मोस्टली बेटा धातुएं हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो यहां पे नॉन मेटल है, उसका नाम है हाइड्रोजन। डन, बढ़ते हैं अब आगे। पी ब्लॉक, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पी ब्लॉक आता है ग्रुप 13 से ग्रुप 16, सॉरी ग्रुप 13 से ग्रुप 18। बेटा एक बार ध्यान दो, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 कितने ग्रुप हो गए? 6। और अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भरा हुआ है तो पी ब्लॉक का मेंबर होगा। अब पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आता है। 6 पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाते हैं? 6। इसका मतलब यह है कि अगर बाहरी विन्यास P1 दिख रहा है तो ग्रुप 13 का मेंबर होगा, बाहरी विन्यास P2 दिख रहा है ग्रुप 14 का मेंबर, बाहरी विन्यास P3 दिख रहा है ग्रुप 15 का मेंबर, बाहरी विन्यास P4 दिख रहा है ग्रुप 16, P5 दिख रहा है ग्रुप 17 और अगर P6 दिख रहा है तो ग्रुप 18। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि वो तत्व पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के किस ग्रुप में होगा। और आवर्त भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, अब सब झंझट खत्म कर देंगे। तत्व का नाम देखते लोकेशन दिमाग में आ जाएगी आपके, इस तरह रटा दूंगा मैं पीरियोडिक टेबल, है ना। पर रटेंगे नहीं, समझेंगे। क्या समझा हमने? ये समझा कि एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस में, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। डन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, जैसे मैग्नीशियम, आपको नहीं पता कुछ, मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम 12 पे आता है, आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आपने इसको देखा, देखते ही आप गए लास्ट में गए, बाहरी विन्यास क्या है? s2। एस देखते ही समझ जाओ एस ब्लॉक का मेंबर है, और 2 देखते ही समझ जाओ एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। अगर S1 होता तो ग्रुप नंबर 1 होता, और S2 है तो ये ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। तो साफ कह दोगे मैग्नीशियम कहां रहा है? मैग्नीशियम साहब ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। और ग्रुप नंबर 2 में भी आपसे पूछे आवर्त कौन सा, तो लास्ट का जो दिख रहा है ना, एस से तो पता चला लिया ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इससे पता चला लोगे पीरियड, इससे पता चला लोगे आवर्त कि वो किस आवर्त का मेंबर है। वो पीरियड नंबर 3 का मेंबर है बच्चों, वो आवर्त संख्या 3 का मेंबर है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, है ना। क्लियर। अब पी ब्लॉक की जब बात चली तो ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको समझा दिया। अब सुनिए, वापस आइए। पी ब्लॉक में आज की डेट में बेटा, पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट है, 37 तत्व है। अच्छा, पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, जिसमें मेटल भी है, जिसमें अधातु भी है। क्वेश्चन एक एक लाइन से बनते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में अकेला ऐसा ब्लॉक, आवर्त सारणी का अकेला ऐसा ब्लॉक जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों ही आते हैं। आवर्त सारणी का अकेला ऐसा ब्लॉक जिसमें सभी प्रकार के तत्व, क्योंकि एलिमेंट 3 ही प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु। तो पीरियोडिक टेबल का अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं। और इसमें जो एक्सेप्शन है, इसमें जो अपवाद है, वो आपको बता चुका, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, और 1s2 को देखते हुए हीलियम को आना चाहिए था कहां पे? 1s2 को देखते हुए हीलियम को आना चाहिए था ग्रुप नंबर 2 में, लेकिन हीलियम को अक्रिय गैसों के साथ, इनर्ट गैसों के साथ ग्रुप नंबर 18 में प्लेस दे दिया गया है। ठीक है, ये हुई पी ब्लॉक की बात। ओके, अब बात करते हैं डी ब्लॉक। दोस्तों, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऑल मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या है बेटा? धातुएं हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स चलते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12। फिर वही बात आ गई कि यार ग्रुप 3 से ग्रुप 12 चलते हैं तो कितने हो गई है? 10। और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाते हैं? 10। तो वही सिस्टम हो गया क्या कि अगर D1 है तो ग्रुप नंबर 3 होगा, D2 है तो ग्रुप नंबर 4 होगा, D3 विन्यास है तो ग्रुप नंबर 5 होगा, D4 विन्यास है तो ग्रुप नंबर 6 होगा, और D5 विन्यास है तो ग्रुप नंबर 7। ठीक है, D6 विन्यास दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 8, D7 दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 9, D8 दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 10, D9 दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 11, और D10 दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 12। यही बातें हुई थी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में ग्रुप कितने हैं बताओ? डी में ग्रुप भी 10 है, 3 से लेके 12 तक। ठीक है, तो डी बाहरी विन्यास देखो और बाहरी विन्यास को देखते ही बता दो किस ग्रुप का मेंबर है। भाई आपको दिख जाए D6 तो आपको पता है कि D1 3 पे आता है, तो D6 कितने पे आएगा? 1 और 6। भाई D1 आता है 3 पे, है ना। D6 तो 1 और 6 के बीच में 5 का गैप है, तो 3 और 6 के बीच में 5 का गैप, तो 8 आ जाएगा। D6 देखो 8 पे आ गया। समझ गए क्या? आपसे पूछ ले कि किसी तत्व का बाहरी विन्यास D8 है, अब बताओ D1 आता है कितने पे? 3 पे। तो D1 और D8 के बीच में कितने का गैप है? 7 का। तो 3 और 7 कितना जोड़ दो? 10। खेल खत्म। लॉजिकली पढ़िए केमिस्ट्री, रटना नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक में सभी के सभी तत्व क्या है बेटा? धातुएं हैं।
और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। थोड़ा सा शांति रखिए, क्यों कहते हैं मैं एक एक कड़ी आपके आगे खोल दूंगा, बस आप पेशेंस रखिए, हैव सम पेशेंस प्लीज, तसल्ली का चूर्ण रखिए, हमारी देशी भाषा में बोला जाता है। तो देखो कितने तत्व हो गए। अच्छा, ऑल मेटल्स हैं और कितने तत्व हैं, यहां पे 40 तत्व हैं। कितने एलिमेंट है, 40। तो ये समझिए 40 एंड 37 कितने हो गए, 87, और 87 में जुड़ गए 13, तो ये हो गया भाई साहब आंकड़ा कितने का, सॉरी 40 और 37 ये हो गए 77, और 77 में जुड़ गए 13, तो ये हो गए 90। अब 90 टोटल है 118, तो बच गए 28। तो एफ ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट, 28। एफ ब्लॉक में 14 तत्व आते हैं, ऑल मेटल्स, सभी के सभी क्या हैं, धातुएं हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार, सोचोगे एक बात कि सर पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, आपने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था। पहला दूसरा ग्रुप आ गए एस ब्लॉक में, 3 से लेके 12 तक आ गए डी ब्लॉक में, और 13 से 18 तक आ गए पी ब्लॉक में। सर 1 से 18 तो एसपीडी में ही पूरा हो गया, फिर ये एफ कहां आएगा, समझने वाली बात है ना। तो याद रखना है, आगे चल के टेबल जब दिखाऊंगा तो समझाऊंगा, एफ ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक के अंदर है, डी ब्लॉक के अंदर से ही एफ ब्लॉक का रास्ता खुलता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में से ही हम एफ ब्लॉक का रास्ता निकालेंगे। डी ब्लॉक में 14 तत्व है, जिनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड जो श्रेणी है, वो लेंथेनाइड श्रेणी जो होती है वो 57 लेंथेनम के बाद आती है। 57 पे एक तत्व आता है जिसका नाम है लेंथेनम, तो 57 लेंथेनम के बाद आती है, और 58 से 71 तक कितने तत्व आते हैं, इसमें 14 तत्व आते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, कहां से कहां तक, 58 से 71 तक। लेकिन ये चालू 57 लेंथेनम के बाद होती है, इसलिए इसका नाम है लेंथेनाइड सीरीज। एक एक चीज आपके सामने रख रहा हूं कि लेंथेनाइड सीरीज का नाम लेंथेनाइड क्यों पड़ा, बिकॉज ये 57 पर जो लेंथेनम एलिमेंट है उसके सेम समान प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसलिए इनको लेंथेनाइड कहा गया। और एक्टिनाइड सीरीज जो होती है, एक्टिनाइड सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्टिनाइड सीरीज 89 पर एक तत्व है जिसका नाम है एक्टिनियम। तो 89 एक्टिनियम के बाद चालू होती है, और 90 से लेके 103 तक कितने एलिमेंट है, यहां पर भी वही 14 एलिमेंट। 90 से लेके 103 तक यहां पर भी वही 14 एलिमेंट है। तो 14 14 कितने हो गए बेटा, 28 हो गए। 14 14 28 एलिमेंट्स हो गए यहां पे। तो एक बार अच्छे से समझिए, वापस समझा देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में मेरे भाइयों 18 है क्या ग्रुप, है ना। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हो आप। तो अगर S1 भारी विन्यास है तो ग्रुप 1 का सदस्य होगा, S2 विन्यास है तो ग्रुप 2 का। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट है, 13, जिनमें से एक तत्व है अधातु हाइड्रोजन, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा, मेटल हैं। ठीक है, जैसे ही आप पी ब्लॉक पे आएंगे, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18, पी ब्लॉक में 6 ही क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो 13 से P1 की शुरुआत होती है और 18 तक P6। तो विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ब्लॉक पता लगा लोगे, ग्रुप पता लगा लोगे। 37 एलिमेंट है आज की डेट में, है ना, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों ही प्रकार के हैं, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक, है ना। और अपवाद है इसका हीलियम, क्योंकि हीलियम का जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो 1s2 है। हीलियम को आना चाहिए था कहां पे, एस ब्लॉक में, लेकिन हीलियम एस ब्लॉक में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्लियर। डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं, सभी के सभी धातुएं हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, संक्रमण धातुएं। 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक 10 ग्रुप हो गए, और 10 ही डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो डी ब्लॉक के विन्यास से भी आप पता लगा लोगे किसका, आपके ग्रुप का। ठीक है, जब एफ ब्लॉक की बात आएगी तो एफ ब्लॉक में आप समझेंगे कि एफ ब्लॉक जो होता है वो 28 एलिमेंट रखता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को लिखाऊंगा मैं आगे चल के, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आंतरिक संक्रमण तत्व, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्व 2 सीरीज में बटे हुए हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड 57 पर लेंथेनम है, उसके बाद चालू होती है, और 58 से 71 तक, 58 to 71 तक 14 एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, लेंथेनाइड में। और एक्टिनाइड
89 पर एक्टिनियम आता है, उसके बाद स्टार्ट होती है ना। और 90 से लेके 103 तक यहां पर भी 14 एलिमेंट है, और 14 एलिमेंट होने के कारण यहां पर भी वही हो गए कितने, जो है आपके 14 एलिमेंट। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, अच्छे से दिमाग में सेट हो गई, बताइएगा मुझे। ओके, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही होगी। चलिए, ये बातें हुई। ओके, फिर मैं एक फॉर्मल जो है और जानकारी कुछ आपको देता हूं। ठीक है, ये बातें हमारी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब थोड़ा थोड़ा आपकी और मदद कर देता हूं मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। पीरियोडिक टेबल जो है उसका भी प्रिंट आउट मैं यहां पे आपको एक साथ में जो है पैनल पीडीएफ में दिखा के दूंगा, है ना। तो चलिए यहां से चलते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपकी जो है एश्योर कर देता हूं, जिससे आपको कंफर्म पता चल जाए। आप मैच करके देख लेना टेबल में। एग्जाम्पल में है पोटेशियम 19। अब पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 2 8, 6 14, 16 18 और 3p6, 4s1। अब आप कहोगे सर आप ऐसे धड़ाधड़ कैसे लिखे जा रहे हो? भाई सिखा के आया हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी। पहली शीट पे शांति, देखो देखो ये रही, देखो पहली शीट पे शांति, दूसरी पे शांति का पति, तीसरी पे शांति का पापा, और चौथी पे शांति के 3 देवर। आगे आगे ट्रिक में 3D और था, है ना। अब जरा गौर करना, यहां पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? 4s1, है ना। आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है ना? मैं तो नहीं लाया, आ रहा है, 4s1 में आ रहा है। तो जरा देखना, s1 अगर विन्यास हो तो कौन सा मेंबर होगा? ग्रुप 1। तो उठा के देख लेना, उठा के देख लेना किसका मेंबर होगा? ग्रुप 1 का मेंबर होगा। इसके अलावा पीरियड निकालना है तो चौथा, देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 के तत्व मैं आपको यही बता देता हूं, है ली ना की रब से फरियाद। ये एक ट्रिक पढ़ते हैं, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो यहां गौर करो, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। और मैंने क्या बोला था? पीरियड पहचानना हो, पीरियड पहचानना हो। देखो S1 से तो पता चल गया क्या? S1 से तो पता चल गया ग्रुप, और ये जो 4 है ना, इससे पता चलेगा आवर्त, इससे पता चलेगा पीरियड। तो क्वेश्चन से, लोकेशन से आपको ये पूछना ही नहीं है कि तू कहां है, खुद बोलेगी वो आके कि मैं यहां हूं। S1 दिखते ही तो बोल दो ग्रुप 1 है, और S1 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये आवर्त है। मुझे बताओ, इससे इससे खुली हुई पीरियडिक टेबल आज तक किसी ने पढ़ाई, या कोई पढ़ा देगा क्या आपको? इससे मतलब एकदम ओपन ओपन पीरियडिक टेबल, सटीक पीरियडिक टेबल, नो रट्टाफिकेशन, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बट लॉजिकल पीरियडिक टेबल, जिससे आप सीख पाओ कि मैं कैसे पता करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पहले सिखाया हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट ही लास्ट में देखो, अब कुछ चीजें तो दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जैसे ये तो रखना पड़ेगा बॉस, ये तो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 बार दिमाग में सेट कर लिया ना, किसी के बाप की औकात नहीं, हटा दे, क्योंकि हमने रटा नहीं है, हम समझ रहे हैं बेसिक्स। और उसके बाद तो फिर ये देखो, ये भी नहीं पढ़ना, ये तो मैंने प्रूव किया है, ये मैंने लिखा है ना, हलीना की रब से फरियाद, ये तो प्रूव किया है मैंने, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं। S1 देखो, S1 एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, S1 ग्रुप 1 में, S2 ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 1 हो गया। S1 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो पीरियड है, नो टेंशन, है ना। तो बस, और क्या, तो बोलो फील कैसा है, कैसा फील आ रहा है पढ़ने में, मुझे बताइएगा। है और एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो कि साहब और दो, ये लो और दे देते हैं, अपने टेंशन थोड़ी है यार, है ना। मान लीजिए आ गया, जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक 30। ठीक है, ट्रिक लिखिए, पहली शीट पे शांति, दूसरी पे शांति का पति, तीसरी शीट पे शांति का पापा, और चौथी शीट पे शांति के 3 देवर। एक ट्रिक बताई थी मैंने, है ना, और इसका बेसिक भी समझाया था। 2, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, और गिन लो अब कितने बचे, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, और 10 30। अब देखो D10, D10 क्या बोला, ये देख लो, अभी याद नहीं होगा ना, ये रहा D10, देखो D10 ग्रुप नंबर 12, कौन सा ग्रुप आ गया? D10 देखते ही लिख दो, D10 देखते ही लिख दो, कौन सा? ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12, और ये 3 जैसे ही लिखोगे तो पता चल जाएगा कि ये बेटा पीरियड नंबर कौन सा आ गया, पीरियड नंबर
3 आ गया। आवर्त संख्या कौन सी आ गई? 3 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, तो यहां से आप चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें एक और डाउट है, सुनना, इसमें एक और डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? कि जैसे ही आप ये, क्योंकि मैं इस एग्जांपल पे देखो आपको एक चीज समझा के आ गया, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल से मैं आपको दूसरी चीज समझाने जा रहा हूं। यहां आइए, क्या आना है यहां पे कि जैसे ही आपने देखा D10 ग्रुप नंबर 12, अब आपको देखना है कि ये जो 3 है ना, ये 3 से बड़ा नंबर कोई पहले है क्या? 3 से बड़ा नंबर कोई पहले है क्या? 3 से बड़ा नंबर कितना है? 4। तो एक्चुअल में पीरियड संख्या आपको ये माननी है। समझ में आया? नहीं आया? चलो इधर देखो, इधर आपने एस के बाद देखा 4, 4 से आगे कोई नंबर 4 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है लास्ट में चौथी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन गया है, तो मतलब वो चौथे आवर्त का मेंबर है, हमने लिख दिया। यहां क्या हुआ है? यहां क्या हुआ है? यहां जब देखा तो तीसरे में भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा तक भी गया है। इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा तक गया है, इसका मतलब उस परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं? 4। उस परमाणु में 4 कक्षाएं हैं, तो पीरियड 4 लेना पड़ेगा। ये चीजें दुनिया की किसी किताब में लिखी हुई नहीं होंगी, ये चीजें मैं आपको, क्योंकि कल को बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो इससे पता चल जाएगा, लेकिन ग्रुप का तो पता चल जाएगा, लेकिन पीरियड के लिए आपको ध्यान रखना है कि पीरियड के लिए आप ये देख के चलिएगा कि सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ रहा है या उससे पहले कोई बड़ा नंबर है, ठीक है। उससे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम उस पीरियड का मेंबर उसे मानेंगे, ठीक है। तो पीरियड संख्या किससे पता चलेगा? सबसे बड़ा पीरियड नंबर। जो सबसे बड़ा पीरियड नंबर होगा, सबसे बड़ा पीरियड नंबर होगा, वही हमारा आवर्त संख्या बनेगी, वही हमारी पीरियड नंबर बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। और ये तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर नहीं देगा तो भी मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि नाम देख के आप बताओगे कि कौन सा एलिमेंट कहां बैठा है। नाम देख के मैं इस काबिल भी बनाऊंगा आपको। यात्रा करिए आप मेरे साथ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री हलवा ना लगे ना लास्ट में तो कहना, बट दिमाग के घोड़े खोलने पड़ेंगे। दिमाग को उलझाना पड़ेगा, फिर सुलझाना पड़ेगा, फिर उलझाना पड़ेगा, फिर सुलझाना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बी के पाठक से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फील तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो वापस समझिए, यात्रा यहां से प्रारंभ की। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, उसका आधार जो था वो परमाणु क्रमांक रखा। समस्थानिक की जो समस्या है, आइसोटॉप्स की जो प्रॉब्लम है, वो यहीं से सुलझ गई। और यहां से सुलझते ही पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप जो है रख दिए गए। किसके द्वारा? मोजले के द्वारा। 7 आवर्त में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे तीसरे में 8-8, दूसरे तीसरे में 8-8, चौथे पांचवे में 18-18, और उसके बाद छठवें सातवें में 32-32। किसको क्या नाम देते हैं, कहां पे मेटल्स हैं, कहां पे नॉन मेटल्स है, इज ऑल क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर बात आई, ये वो था जो बहुत ही यूनिक है। ये पीरियोडिक टेबल की कुंडली है। पीरियोडिक टेबल में जैसे हाथ में रेखाएं देख के समझ में नहीं आ जाता कि भाई साहब 2 लाडी लाएगा छोरा है, या फिर इसके तो ब्याह के लाले पड़ रहे हैं, कर डालो जल्दी से, 30 के बाद निकल गया तो फिर जीवन संगनी का योग नहीं दिख रहा है। तो वही यही है, यहां से मैप है, ये पीरियोडिक टेबल का मैप बनाया है मैंने, है ना, नक्शा, कि यहां से औकात पता चलेगी एलिमेंट कहां पे बैठा है, ठीक है। और आगे के लिए मैंने फिर बोला कि आप क्या करेंगे, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन का ग्रुप देखेंगे, ग्रुप से पता चल जाएगा कि वो किस ब्लॉक का मेंबर है, किस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसके जस्ट आगे उसका पीरियड लिखा होगा। अगर वो सबसे बड़ा नंबर है तो वही पीरियड है, अगर वो सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो उसके पहले जो सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ हो वो क्या बन जाएगा, उसका पीरियड बन जाएगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आई क्या? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में तो सारी चीजें आ ही रही होंगी। डन बच्चों, चलिएगा अब आगे की कहानी। तो एग्जाम्पल से हम काफी कुछ समझ चुके हैं और काफी बातें हम लोग जो है सीख भी चुके हैं यहां से, ठीक है। अब हम SPDF एक एक के बारे में थोड़ा जानेंगे यार, ठीक है। एक एक के बारे में थोड़ा सा हम एलेबोरेट करेंगे चीजों को। जैसे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2।
ग्रुप नंबर 1 में जरा गौर करना। ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 के पास S1 विन्यास होगा और ग्रुप नंबर 2 के पास बाहर कौन सा होगा, S2। अब S1 होगा तो इसका मतलब इसके पास, क्योंकि देखो कोई भी कक्षा चालू होती है ना, S से चालू होती है ना, पढ़ाया था मैंने आपको, पहली कक्षा 1S से, दूसरी कक्षा 2S से, तीसरी कक्षा 3S से, चौथी कक्षा 4S से, है ना। तो इसका मतलब शुरुआत में इसके पास कक्षा, मतलब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, उस एक को डोनेट करेगा, तो इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी, है ना, इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, +1। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को देकर स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा, +2 होगी। ठीक है, संयोजकता की बात चल रही है। संयोजकता S जो ग्रुप 1 है उसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, वो आपके +1, और ग्रुप 2 में कितनी होगी, ग्रुप 2 में होगी +2। ठीक है, S1 जिसमें आ रहा है इसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, इसको बोला जाता है क्षार धातु वर्ग, है ना। ये क्षारीय प्रकृति की धातु होती है, क्षारीय धातु वर्ग। ठीक है, और जो ग्रुप 2 आता है उन्हें बोलते हैं क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु या क्षार पार्थिव धातु, एल्कली अर्थ मेटल। यानी ये भी क्षार धातुएं हैं, लेकिन ये कहां पे मिलती हैं, ये मिट्टी में, मृदा में, पृथ्वी की परपटी में मिलती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अब इसमें याद रखना एक ट्रिक पढ़ते हैं, है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, अब आपको ग्रुप नंबर 1 के तत्वों का एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रूबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांसियम 87। ये याद करना ही पड़ेगा, बस इसको याद कर लीजिए। इसको भी वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 में 2 जोड़िए, 3, 3 में 8, 8 जोड़िए, 8, 8, 18, इसमें फिर 18, 18 जोड़िए, फिर 32 जोड़िए। ये इस तरह का तरीका है, लेकिन वो नहीं याद करना, आप तो केवल याद कर लीजिए इनको, है ली ना की रब से फरियाद। अब इसमें याद रखना कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना, बस मेंबर तो है, याद तो करना पड़ेगा। तो है 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ली 4 लिथियम। सोडियम के बारे में बता चुका हूं कि नाम नेट्रियम है, इसलिए इसको लेटिन से लिया गया, इसलिए इसका सिंबल Na है। के पोटेशियम है, लेकिन ये एक्चुअल में कैलियम है इसका नाम, इसलिए इसका सिंबल K से लिखा गया है ना। Rb से रखा गया रूबिडियम, ठीक है, और CS से रखा गया यहां पे सीजियम। और ये क्वेश्चन आता है किस तत्व का नाम देश के नाम पर रखा गया है, तो फ्रांसियम, इसका नाम कंट्री के आधार पर रखा गया है। ठीक है, दिस इज फ्रांसियम। इसी तरह यहां पे बात करोगे तो जस्ट पड़ोसी ढूंढ लो इधर, है ना। तो यहां पे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ये एक ट्रिक पढ़ाते हैं। ठीक है, बगल बगल वाले रख दीजिए। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो 4, 12, 20, 38, 56, 88, है ना। अब आगे आगे जैसे जैसे में जरूरत पड़ेगी नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो ट्रिक पढ़ लेते हैं, बेटा मांगे, कार स्कूटर भी याद कर सकते हैं, कन्या सुंदर ज्यादा याद रहेगा बेटा, कन्याओं का ज्यादा ध्यान रहता है लड़कों को। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा से बना बेरिलियम, ठीक है, और मांगे से बना मैग्नीशियम, कन्या से बन गया कैल्शियम, कन्या से बन गया कैल्शियम, सुंदर से बन गया स्ट्रोंशियम, बीए से बन गया बेरियम। केवल केवल कुछ ट्रिक पे हैं जो उनके नाम याद करने, बाकी तो सब सल्टा दूंगा मैं। और रोए से बनेगा रेडियम। ठीक है, तो एक बार एस ब्लॉक के जो दोनों आपके ग्रुप्स हैं उनके दोनों के बारे में जो आउटलाइन है मैं दे चुका हूं। एस और पी पूरा पढ़ना है, डी एंड एफ के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेनी है। टेंशन मत लीजिए, जिस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूं वो केमिस्ट्री का सबसे टॉप लेवल है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है,
तो ये एक बार समझ लीजिएगा, इजीली आप समझ पाएंगे। एटॉमिक नंबर केवल ग्रुप 1 के याद करने हैं और उधर ग्रुप 18 के याद करने हैं, है ना। ग्रुप 1 के याद करिए, ग्रुप 18 के याद करिए, बस। उसके बाद बाकी के मेरे ऊपर छोड़िए। टॉपिक जब फिनिश करूंगा तो आप पीरियोडिक टेबल की बेस्ट डिटेल्स के साथ जो है टॉपिक को फिनिश करोगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, साइंस में किसी को भी दिक्कत आ रही हो, बी के पाठक नाम बिंदास सजेस्ट कर दीजिए। साइंस की हर रुकावट को चुटकियों में दूर नहीं कर दिया, है ना। बिल्कुल साइंस का खेल खत्म इधर। रेलवे की तो वही वाली बात है ना कि रेलवे में जब पढ़ाते थे बैचेस में, तो वहां एक बात बोली जाती थी कि रेलवे की रेल बना देंगे, विज्ञान को एक खेल बना देंगे। तो अब बात राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, पीएससी एग्जाम, कहीं पे भी जाइए, माई साइंस इज साइंस फॉर ऑल, माई साइंस इज वन फॉर ऑल। तो मैं जो विज्ञान पढ़ाता हूं वो वन फॉर ऑल है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस करके देख लिया, आप चुटकियों में क्वेश्चंस को फोड़ेंगे विद लॉजिक, ठीक है, और समझेंगे भी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है लॉजिकली। तो डू एंजॉयिंग द सेशन? बोलो बच्चों, क्लास को एंजॉय कर पा रहे हैं, मजा आ पा रहा है क्लास में, बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह रेगुलर मिलेंगे। पीडीएफ्स जो भी नहीं डली है मैं टेक्निकल टीम को बोल के अपलोड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात होगी, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद।